नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर राजेश पांडे हिंदी के चौथी क्लास में भाषा के विकास के बारे में बताऊं। अब भाषा विचारों का विनिमय है, तो उस किस प्रकार से हम करते हैं उनमें तीन बातें विचारनी है। पहला, भाषा ध्वनि संकेत। भाषा ध्वनि संकेत है। और दूसरा, भाषा रूढ़ है। और तीसरा, भाषा यादृच्छिक। ये तीन बात समझना आवश्यक है। पहला कि भाषा ध्वनि संकेत है, जिसको हम पहले ही बताए थे पहले लेक्चर में कि ध्वनि या वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है। ध्वनि या वर्ण, ध्वनि वर्ण में क्या अंतर है? ध्वनि मौखिक होता है और वर्ण लिखित होता है। पूरी स्पष्ट चर्चा पिछले क्लास में हुई है कि वर्ण क्या है, शब्द क्या है, पद क्या है, पदबंध क्या है, उपवाक्य क्या है और वाक्य क्या है। अगर आप चाहते तो इसके पूर्व का लेक्चर मेरा देख सकते हैं, इसमें पूरी तरीके से वो स्पष्ट है। अब भाषा ध्वनि संकेत है, तो ध्वनि संकेत है तो यानी कि जो ध्वनि उत्पन्न होगी उसके माध्यम है कुछ न कुछ, जैसे का, तो का लिख दिया, का ध्वनि उत्पन्न हुई और हमने का वर्ण लिख दिया। तो ध्वनियों का संकेत है। और तीन तरह की भाषा भी मैंने बताई थी, मौखिक, लिखित और सांकेतिक। बहुत बार ध्वनि जो है वो नहीं निकाली जाती है, संकेतों के द्वारा भी भाषा बताई जाती है। लेकिन भाषा में मुख्य है ध्वनि संकेत। भाषा ध्वनि संकेत है, समझ गए होंगे। दूसरा है भाषा रूढ़ है। भाषा क्या है? रूढ़। रूढ़ का मतलब है भाषा के फंडामेंटल में, आधार में कोई परिवर्तन नहीं होता, जैसी है वैसी है, इसका कोई कारण नहीं है, रूढ़ है। जैसे इसमें नहीं है कि घड़ी को घड़ी कह रहे थे, अब हमको लगता नहीं यार घड़ी अच्छा शब्द नहीं है, तो घड़ी को अब कुछ दूसरा कहने लगी, ऐसा नहीं है। एक्चुअल में भाषा में जो आत्मसात हो जाता है वो रूढ़ है, यानी वो जल्दी वो परिवर्तित ही नहीं होता। इस नाते भाषा क्या है? रोज रोज परिवर्तित होगा तो प्रॉब्लम होगी, विचारों का विनिमय हो नहीं पाएगा। तो जो एक बार हम भाषा में मान लेते हैं, जैसे इसका मतलब ये नहीं है कि इसका कोई वैज्ञानिक कारण है कि कलम को कलम क्यों कहा गया। कलम को कलम कहा गया, अब इसका क्यों कहा गया, इसका कोई आधार नहीं है। तो जैसे शुरू में जो कहा गया, टमाटर को टमाटर क्यों कहा गया, इसका कोई आधार नहीं है, कोई नहीं बता पाएगा कि क्यों कहा गया। तो इस तरह भाषा क्या है? रूढ़ है, यानी भाषा में जल्दी परिवर्तन नहीं होता, या मैं कहूं तो होता ही नहीं मूल में। जैसे अगर स्वर 11 है तो 11 रहेगा, व्यंजन 33 है तो 33 रहेगा, वर्ण 52 है तो 52 रहेगा, यानी भाषा में परिवर्तन नहीं होता। तीसरा महत्वपूर्ण है, यह यादृच्छिक है। यादृच्छिक जैसी इच्छा है वैसा ही ये है। ये दोनों रिलेट कर रहे हैं, रूढ़ है यादृच्छिक। जैसे दौरी, गाड़ी, दौरी, दौरी मौनी दौरी है, वो कभी दौड़ता ही नहीं। और गाड़ी है जो हमेशा दौड़ता रहता है। भाई गाड़ी है जो हमेशा दौड़ता रहता है, और दौरी है जो कभी दौड़ता ही नहीं, एक जगह रहता है। तब कहते जैसी इच्छा थी रख दिया गया, इसका कोई वैज्ञानिक कारण नहीं है। शादी है, शादी, इसको शादी क्यों शादी कहे? जब आप देखेंगे कि अनेक जगह फारसी से, अरबी से, अंग्रेजी से, तमाम जगह से भाषाएं ले ली गई और हमने उनको आत्मसात कर लिया, तब हम उसको परिवर्तित
नहीं करते, और वो यादृच्छिक है, जैसी इच्छा वैसा शुरू में लगा करना हुआ। दौरी दौरी कह दिया गया, गाड़ी गाड़ी के, शादी को रंगीनी कह देते तो क्या था, रंगीनी, लेकिन शादी को क्या कह दिए, शादी के। यानी कि भाषा जो है ध्वनि संकेत है, रूढ़ है और यादृच्छिक है। अब भाषा समय समय पर भाषा विकास, प्रमुख टॉपिक आज का टॉपिक यही है, भाषा विकास का। तो सबसे पहले वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत। अगर पहली बिंदु आप लोग नोट कर लें कि हिंदी की आदि जननी मतलब संस्कृत है, जननी तो अपभ्रंश, सौर सैनी अपभ्रंश है, यानी कि हिंदी का विकास अपभ्रंश या सौर सेनी अपभ्रंश से हुआ, सौर सेनी अपभ्रंश से हुआ। लेकिन हिंदी की आदि जननी यानी बूढ़ी दादी वो कौन है, संस्कृत। आपसे प्रश्न आएगा कि हिंदी की आदि जननी कौन है, उत्तर होगा संस्कृत। और हिंदी किससे बना, मतलब हिंदी विकास क्रम में हिंदी के जस्ट पहले कौन था, तो सौर सेनी अपभ्रंश। विकास क्रम में अभी क्लियर किया जाएगा। अब संस्कृत जो है उसका विकास, हिंदी संस्कृत धीरे धीरे हिंदी का कैसे रूप लिया, आप देखिए। संस्कृत तो अब ये दो भागों में बढ़ता है। वैदिक संस्कृत 500 ईसा पूर्व से एक, और लौकिक संस्कृत 1000 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व। तो जो ये संस्कृत है वो दो भागों में बटाएगा, वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत। प्रारंभ में विद्वान वैदिक संस्कृत पढ़ते थे और उसकी व्याख्या भी वैदिक संस्कृत में होती थी। तो बहुत सारा वर्ग वैदिक संस्कृत नहीं पढ़ पाता था, बड़ी क्लिष्ट थी, और कुछ वर्ग को तो रोक दिया गया था पढ़ने। ये भी बाद में समाज में समरसता ना रहने का ये कारण है कि सभी को शिक्षा नहीं दी जाने लगी। तो फिर वैदिक संस्कृत में लोग पढ़ते थे और प्रवचन और व्याख्या लौकिक संस्कृत में देते। लौकिक संस्कृत का मतलब है जो जन सामान्य में प्रचलित संस्कृत थी, उस समय के लोग संस्कृत ही बोलते थे। तो जो जन सामान्य में संस्कृत प्रचलित थी वो लौकिक संस्कृत है। तो हिंदी के विकास क्रम में ये महत्वपूर्ण है, पूछ लेता है इस वैदिक संस्कृत क्या है, लौकिक संस्कृत। तो सबसे पहले वैदिक संस्कृत, फिर लौकिक संस्कृत, फिर उसके बाद पाली भाषा, उसके बाद जो भाषा आई वो प्राकृत आ गई, उसके बाद जो आई अपभ्रंश आ गई, अपभ्रंश। उसके बाद जो आई वो अवहट्ट आ गई। लेकिन इसी को सौर सेनी अपभ्रंश कहते हैं, अपभ्रंश। अब ये जो है उसके बाद देखो इधर लिख दे रहे हैं, उसके बाद हुई प्राचीन हिंदी, उसके बाद हुई आधुनिक हिंदी। आधुनिक जो हम आजकल पढ़ रहे हैं 1857 के बाद ज्यादातर हमने आधुनिक हिंदी पढ़ा। तो विकास क्रम में आप समझिए कि सबसे पहले वैदिक संस्कृत, फिर लौकिक संस्कृत विचारों के विनिमय का माध्यम, फिर पाली, फिर प्राकृत, फिर अपभ्रंश, फिर अवहट्ट, इसी को सौर सेनी अपभ्रंश, उसके बाद प्राचीन हिंदी और फिर आधुनिक हिंदी। अब देखिए पाली भाषा में गौतम बुद्ध
गौतम बुद्ध, भगवान गौतम बुद्ध ने जन सामान्य को शिक्षा देने के लिए पाली भाषा का प्रयोग किया। अब आप से प्रश्न पूछ सकता है कि बौद्ध धर्म प्रचारकों ने या गौतम बुद्ध ने किस भाषा का प्रयोग किया, तो उसका उत्तर होगा पाली भाषा का प्रयोग किया। उस समय की वो जन सामान्य की भाषा थी और गौतम बुद्ध ने कहा था कि ये संसार दुखमय है और दुखों का कारण है और उसका निवारण है। बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि। इस प्रकार उन्होंने जन सामान्य को धर्म की तरफ, धार्मिक प्रवृत्ति की तरफ मोड़ा और उनके कष्टों का निवारण किया। और आगे जो भाषा है प्राकृत भाषा है, जैन धर्म की भाषा। जैनियों ने, महावीर स्वामी जैन मतालंबी जो है, मत को मानने वाले हैं, उन्होंने प्राकृत भाषा का प्रयोग किया। इसलिए वहां उस समय का समाज जो है प्राकृत भाषा को ज्यादा बोल रहा था, तो प्राकृत भाषा हो गई। उसके बाद अपभ्रंश, अपभ्रंश माने बिगड़ा हुआ रूप, प्राकृत भाषा का बिगड़ा रूप अपभ्रंश है। उसके बाद सौरसेनी अपभ्रंश आया, जिसे अवहट्ट कहते हैं, और उसी से प्राचीन हिंदी और से होते हुए हम आधुनिक हिंदी से आए। तो हिंदी की आदि जननी है संस्कृत और हिंदी की जननी है कौन, सौरसेनी अपभ्रंश। ये दोनों चीजें आपको स्पष्ट हो गई होंगी। और इससे एक प्रश्न था, अब देखिए, स्वयंभू को अपभ्रंश भाषा का कालिदास कहते हैं। जितना प्रसिद्ध कालिदास संस्कृत भाषा में हुए, उतने प्रसिद्ध स्वयंभू अपभ्रंश भाषा में हुए। प्रश्न ये आ जाता है कि अपभ्रंश का कालिदास किसे कहते हैं, तो उत्तर होगा स्वयंभू। तो इस तरह से हमने भाषा के विकास को, एक क्रम को स्पष्ट करने का प्रयास किया। अब और बड़ी जो लेक्चर आज नहीं दे रहे हैं, क्योंकि फिर वीडियो बड़ा हो जाएगा, इस नाते हम आज इतने बता दे रहे हैं कि हिंदी विकास का क्रम ये है। तो वर्णमाला आपका हो गया, हिंदी के विकास का क्रम हो गया। अगला जो लेक्चर होगा वो समास का होगा, और समास के साथ हम लोग विलोम पर चर्चा करेंगे, समास और विलोम। तो इस तरह हमारा धीरे धीरे हिंदी का सिलेबस कवर होगा। इसी शुभकामना के साथ धन्यवाद। आप हमारे वीडियो को देखें। अब आज ही के लेक्चर में 2 से 3 नंबर आ सकता है, इससे आप लाभ उठाएं। धन्यवाद।